माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य, रेमकी ग्रुप के फाउंडर सयोध्या रामी रेड्डी जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद के पॉल जी, सन फार्मा के श्री दिलीप सांघवी जी, चाइंडस लाइफ साइंसेज के श्री पंकज पटेल जी, मैनकाइंड फार्मा के श्री रमेश जुनेजा जी, डॉक्टर रेड्डी लैब श्री सतीश रेड्डी जी, टोरेंट फार्मा के श्री जीनल मेहता जी, एमएसएन लैब के चेयरमैन श्री एमएसएन रेड्डी जी, संदीप जैन जी, वी कृष्ण मोहन जी, आदित्य बर्मन जी, अमिताभ दुबे जी, और आज के इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा सेक्टर के एडवाइजर डॉक्टर जीएन सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी, दीपक कुमार जी और उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रदेश के इस पहले फार्मा कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो केंद्र सरकार के बजट सत्र के कारण स्वयं यहां पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश अभी वर्चुअल मोड पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके इस शुभकामना के लिए उनके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जो हम लोगों ने अभी यहां पे कहानी देखी है और पढ़ी है और जिसके बारे में हमने अभी इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कैप्टन हैं उनके विचारों को सुना है, वह हम सब के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है और एक प्रेरणा भी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, एक लंबे अंधकार के कालखंड से उभार करके जब हम लोग इस स्थिति में आए कि अब हम लोग आपके लिए सही मायने में एक लंबे समय के लिए रेड कारपेट को बनाए रख सकते हैं, तब हम लोगों ने आपको इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। और इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर
जब उत्तर प्रदेश ने उसके लिए उस प्रकार की तैयारियां की हैं, पूरे होमवर्क करने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पहले मैंने डॉक्टर जीएन सिंह जी से इस बारे में अनुरोध किया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा के एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दें, तो उनको शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट थी। मैंने कहा आप आइए और जिस भी रूप में आप यहां पे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हमें प्रसन्नता होगी। और उनको हमने जिम्मेदारी दी थी कि हां, आप इस प्रयास को थोड़ी भी गति देंगे तो उसका लाभ होगा। और इसके बाद हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें हम लोगों ने ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था जैसे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित किए और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आपने देखा होगा कि जो देश का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम लोग इसी माह तक हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करें। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ के एक क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और तेजी के साथ इसे हम विकसित कर रहे हैं। आगे की उन संभावनाओं को लेकर के मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एसजीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले एक सपना होता था। मुझे अगर दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से तो मुझे पहले गोरखपुर से लखनऊ आना होता था, लखनऊ से फिर मैं दिल्ली जाता था। गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने मुझे 6 घंटे लगते थे और फिर यहां से फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज यूपी की कनेक्टिविटी क्या है? आज कोई लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेगा तो मात्र 3 घंटे में पहुंच सकता है, यानी 6 घंटे की दूरी को 3 घंटे में की गई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी से, हाईवे से भी और एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से एक फ्लाइट चलती थी और वह भी कभी कभी। आज वहां से 14 फ्लाइट चल रही हैं, देश के अलग अलग सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे वर्तमान में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। उस समय केवल 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, 2 आंशिक रूप से थे। आज नए एयरपोर्ट बने हैं। 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित करेंगे राष्ट्र को। यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बेहतरीन निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में एक है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में, हमने पर्यावरण को भी बेहतरीन ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रहकर के उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। अक्सर होता क्या था कि सरकारें वायदा तो करती थी लेकिन देने की जब बात आती थी तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों लगा लेते थे कि वह कभी भी सुलझता नहीं था। हमने कहा भी नहीं, जब सरकार ने एक बार कह दिया है, बहुत बार होता है सरकार बदलती है, हमने कहा भी सरकार सरकार होती है, व्यक्ति बदलता है। किसी भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है उसका पालन करना अगले का दायित्व बनता है। किसी ने भी यहां पे तय किया हो, 2007 में तय किया हो, 2012 में तय किया हो, 2014 में तय किया होगा, अगर किसी सरकार ने तय किया है उसको हम लागू करेंगे। हमने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, नई पॉलिसीज दी हैं
पॉलिसी के दायरे में बिना भेदभाव के हर एक इन्वेस्टर को उसका इंसेंटिव भी समय पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यहां पे अभी हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे थे, हम लोग जब आए थे हमारे पास निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे, गवर्नमेंट के कम थे। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थितियां थी, और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, बीमारी से लोग तड़पते थे, और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े, और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। यानी यह सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं, हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ पहुंच जाए, तो मेरा यह मानना है कि वह सब कुछ किया जा सकता है जो एक कॉमन मैन के मन में होता है। हम लोग इस बात को बोलते थे। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो इस दौर में। अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है, 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं
कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था तब हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक यहां पे अपना इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने का आप निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हम लोग 20,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैंने कहा बहुत छोटी राशि है, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे कौन आएगा यूपी में। हमने कहा लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में वो कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में एक स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती है, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं और लैंड बैंक की भी सुविधा है। और प्लग एंड प्ले के लिए भी हम लोगों ने विभाग से कहा है कि जितना सस्ता हो सकता उतनी सस्ती लैंड उपलब्ध कराइए, जितनी अच्छी R&D की सुविधा हो सकती है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए जितना पैसा लगता है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बनकर के उभरा है। आज रेवेन्यू सरप्लस के रूप में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग लगाएंगे, लेकिन हमें उस प्रकार के इकोसिस्टम को अपने साथ जोड़ना है। जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे और वो परिणाम हम लोग उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। भी इसी फरवरी माह में दिल्ली में EI कॉन्क्लेव होने जा रहा है और उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉन्क्लेव हुए थे। यूपी को मेडिकल के फील्ड में,
यूपी क्या कर सकता है ईआई के सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में ईआई का क्या रोल हो सकता है, यूपी उस कॉन्क्लेव को यहां पे लीड किया था। और हम लोगों ने उस समय यूपी के लिए ईआई मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको हम 3 वर्ष में एक समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज वह कार्य जिसको हम यहां फार्मा के रूप में भी फार्मा कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी कंपनियों का जिन्होंने हमारे साथ इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर एमओयू किया है और उत्तर प्रदेश की फार्मा पॉलिसी पर उन्होंने विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम पर विश्वास किया है। उसमें अन्ना फार्मा है, बायोजेटा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल है, वाल्टर बुस्नेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जानविका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कोरो हेल्थ जीसीसी है, मार्क लेबोरेटरीज है, हाई ग्लेस लेबोरेटरीज है, रास्पा फार्मा है, रामसंस मेडवर्ड है, कोटेक हेल्थ केयर है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर विश्वास किया है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है। पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आपने देखा होगा कल हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था। परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। आज भारत दुनिया के 200 से अधिक देशों के साथ अपनी दवाइयों की आपूर्ति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोविड कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी दुनिया ने किया था, जब 100 से अधिक देशों को भारत ने कोविड वैक्सीन के रूप में अपनी मित्रता का एहसास कराया था और उन्हें उस समय के लिए उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उस वैक्सीन को उपलब्ध करवाने में भारत का जो योगदान था वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज मुझे इस बारे में आप सबसे कहना है कि यूपी की जब हम बात करते हैं तो यूपी के अंदर हमारे पास जो मैंने पहले भी कहा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जो एडवांटेज हैं वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 9 वर्ष के अंदर जो हम लोगों ने प्रयास किया है, जो ये वातावरण बना है, हर एक निवेशक हर एक फील्ड में आकर के एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ कार्य करता है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य मिलेगा जहां इंडस्ट्री में 0 पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है।
कोई नहीं, आप आइए निवेश करिए, कोई पूछेगा भी नहीं। आप करिए, सरकार से अपना इंसेंटिव लीजिए, आराम से सम्मानजनक तरीके से आप आगे बढ़िए। कहीं कोई आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि एक एक कार्य की प्रतिदिन समीक्षा होती है। एक एक कार्य को हम लोग स्वयं देखते हैं कि कहीं भी कोई समस्या ना होने पाए और किसी भी स्तर पर ना हो। आपने देखा होगा फैक्ट्री से लेकर फार्मेसी तक एक सीमलेस सप्लाई चेन नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान विकसित की है। और इन सभी कार्यों को देखते हुए एक बेहतरीन लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है। आप आश्चर्य करेंगे, देखिए अभी हम लोग केवल ललितपुर से ही सटे हुए झांसी जनपद में बुंदेलखंड झांसी बुंदेलखंड रीजन में हम लोगों के पास हम बीडा नाम का एक नया इंडस्ट्रियल जोन विकसित कर रहे हैं, एक नई सिटी विकसित कर रहे हैं। और इसमें एक साथ 56,000 एकड़ लैंड में ये बीडा विकसित की जा रही है। हमारे पास पहले से ही 25,000 एकड़ का लैंड बैंक पहले से मौजूद था। 2017 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं लैंड ढूंढते हुए नहीं बनती थी, कोई लैंड नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लैंड पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी, 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया 34,000 एकड़ लैंड में, और हम बीडा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। लैंड आवंटन हमने शुरू कर दिया, कनेक्टिविटी हमने प्रारंभ कर दी, वहां एयरपोर्ट की भी सुविधा हम देने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और इतना अच्छा जल संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा लॉजिस्टिक की स्थिति, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं ये मिलना अत्यंत कठिन होगा। जो रॉ मटेरियल के स्रोत भी सप्लाई चेन, मार्केट और वैल्यू चेन के साथ आज यहां पे स्किल है, साइंस एंड स्टार्टअप्स का त्रिवेणी भी आज यूपी के अंदर है। मैंने आपको बताया ना कि आईआईटी कानपुर में हमारा एक मिडटेक का और एसजीपीजीआई लखनऊ में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस दिशा से विकसित करने जा रहे हैं। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है, यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है, और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास डीरेगुलेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश ने डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो 13 ऐसे हमारे राज्य के एक्ट थे उन सभी को हम लोगों ने सभी प्रकार के आपराधिक प्रावधानों को उससे समाप्त करके इंडस्ट्री को एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि वे यहां पे बेखौफ होकर के अपना काम करें। एमएसएमई सेक्टर में जो भी यहां निवेशक आता है 1000 दिन तक उसको किसी भी प्रकार की एनओसी से पूरी तरह हम लोगों ने मुक्ति दे रखी है। आप जाइए अपना निवेश करिए, 1000 दिनों तक होता रहेगा। बहुत सारे सेक्टर में हम लोगों ने इसको और भी सरल किया है, और भी हम इसको सरल करने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 14,000
हमारे पास यहां पे कारखाने काम कर रहे थे। आज इनकी संख्या 30,000 से अधिक हमारे पास इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है। और ये चीजें दिखती हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कैसे चलती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के इस मॉडल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इस दौरान बड़े पैमाने पे यहां पे जो निवेश हुआ है इसका ग्राउंड ब्रेकिंग किया है और लगातार अपने निवेशकों के साथ हमारा बेहतरीन संवाद है। एमएसएमई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की स्कीम उस यात्रा का एक प्रतीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में 60% देश का प्रोडक्शन अकेले यूपी के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति के अंतर्गत हम लोगों ने यहां पे जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं स्टैंप ड्यूटी में, R&D और यहां पे एक्सपोर्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बेहतरीन इंसेंटिव की व्यवस्था दी है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी जो पॉलिसी है इसने भी FDI को आमंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पे उपलब्ध कराया है। आज यहां पे हमारे पास तमाम अन्य सुविधाएं हम यहां पे विकसित करने जा रहे हैं और जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दोनों फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों यूपी से होकर के जाते हैं और दोनों का जंक्शन भी यूपी के अंदर ही दादरी में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में है, जहां पे हम लॉजिस्टिक का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर विकसित करने जा रहे हैं, जहां कार्य हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। हम यूपी के अंदर तेजी के साथ अब तक हमारे पास 100 से अधिक फार्मा कंपनियां हमारे साथ यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क में जुड़ चुकी हैं और हमने वहां पे एक US FDA टेस्टिंग लैब स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यहां पर हमारे इस फील्ड के कैप्टन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहे थे कि ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में हम लोग आने, इसी के साथ ही इस हमारे अभी फरवरी 2nd वीक में हम लोग अपना बजट सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने US FDA लैब्स की स्थापना के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ वहां पे भी एक फार्मा पार्क की सुविधा को आगे बढ़ाने, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में, नए फार्मा पार्क के विकसित करने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बारे में कह सकता हूं कि आज हम AI, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, प्रिजन मेडिसिन, डीप टेक, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर अपने जितने भी हमारे रिलायबल पॉलिसी पार्टनर हैं उन सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर सम और विषम परिस्थितियों में खड़ी होकर के आपको आपका संबल बनेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के
एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। वह दौर गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी। आज ये दूर की कौड़ी हो चुकी है और मुझे इसके लिए अपने लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई कैसे अगर कभी दंगा होगा, क्योंकि 9 साल में लोग भूल गए हैं दंगा कैसे होता था, तो मुझे रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई देखो दंगा हो गया कैसे लड़ेंगे। और मैं जानता हूं बहुत बार के लोग करेंगे नहीं, तो मुझे स्वयं जाके खड़ा होना पड़ता है कि देखो मेरे सामने प्रदर्शन करो चलो। तो वह स्थिति है। अब हम लोग यूपी को हर एक निवेशक के लिए ट्रस्ट के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में और टाइमली डिलीवरी के रूप में उत्तर प्रदेश आपके सामने आज यहां पे एक नई पहचान के साथ आ चुका है। और हमारा संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर का एक अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में उभरे, इसमें मैं आप सभी का सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में इस दिशा में आएं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आपके सुझाव होंगे, आज पूरे दिन भर के इस कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश के इस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको अंगीकार करेगी, उसको लागू करेगी। आप आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में विकसित करने के और विकसित भारत की संकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप भी हमारा सहयोग करें, हमारे साथ सहयोगी बने। इस विकास यात्रा में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, इस विश्वास के साथ मैं इस फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी फार्मा जगत के जितने भी हमारे कैप्टन्स आए हैं, उन सभी का, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।